बेटा आज हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड का जो बी पार्ट है। इसमें अपना फर्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। जो किरचॉफ साइंटिस्ट है उसने दो लॉ दिए हैं, एक किरचॉफ फर्स्ट लॉ है, दूसरा किरचॉफ सेकंड लॉ है। जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है वो है करंट के बारे में, तो इसको बोला जाता है लॉ ऑफ करंट। और जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है वो है वोल्टेज के बारे में, तो इसको बोला जाता है लॉ ऑफ वोल्टेज। ठीक है। तो जो ओम्स लॉ होता है अपना V = IR, इसमें जो R है वो रेजिस्टेंस होती है, तो रेजिस्टेंस के बारे में ओम्स लॉ से पता चलता है हमें, करंट के बारे में किरचॉफ फर्स्ट लॉ से पता चलता है, और वोल्टेज के बारे में किरचॉफ सेकंड लॉ से पता चलता है। तो यहाँ पे जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ ये क्या कहता है, ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। देखो कैसे मान के चलते हम, यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, ये ऐसा पॉइंट जहाँ से जो वायर है वो क्रॉस होगी, तो इस पॉइंट को बोला जाएगा जंक्शन। ठीक है, तो ये हमने वायर रिप्रेजेंट कर दी। तो मान के चलते यहाँ से इस वायर से करंट आ रहा है I1, यहाँ से करंट आ रहा है I2, और यहाँ से करंट आ रहा है I3। तो ये जो I1, I2, I3 करंट आ रहा है ये इस पॉइंट से होकर जाएगा, तो इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, जंक्शन। तो जहाँ पे करंट आके मिलेगा उसको जंक्शन बोलते हैं। तो आगे फिर ये करंट फ्लो करेगा। तो मान के चलते यहाँ पे I4 है, यहाँ पे I5 है, यहाँ पे I6 है। तो यहाँ पे जो करंट था अपना I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी जितना करंट आएगा, जितना करंट यहाँ पे आएगा उतना ही करंट क्या होगा, बाहर जाएगा। तो इक्वल होगा किसके, I4 प्लस I5 प्लस I6। तो जंक्शन में जितना करंट आता है उतना ही करंट जंक्शन से बाहर जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो इस लॉ के हिसाब से सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन, तो ये क्या कहलाएगा, सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू, ये इक्वल है किसके, सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। तो ये क्या है, सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। यहाँ पे अगर हम टोटल करंट देखें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3, इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो I4 माइनस I5 माइनस I6 किसके इक्वल होगा, 0 के, यानी समेशन ऑफ करंट इक्वल किसके हुआ, 0 के। ठीक है, तो इसको बोला जाता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। और ये लॉ किसको ओबे करता है, ये लॉ ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये लॉ किसको ओबे करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी इस लॉ के हिसाब से चार्ज क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट, यानी जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज क्या होगा, जाएगा। तो ये अपना किरचॉफ फर्स्ट लॉ बिल्कुल ईजी सा। जो करंट एंटर करता है ना वो हमेशा पॉजिटिव में होता है, और जो करंट लीव करता है जंक्शन को, जो करंट से जाएगा वो करंट किस में होता है, नेगेटिव में। तो यहाँ पे ये करंट किस में था, नेगेटिव में, और जो करंट आया वो किस में था, पॉजिटिव में। यहाँ पे ये करंट किस में होता है, नेगेटिव में, जो बाहर जाता है। अब पढ़ते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ्स सेकंड लॉ। तो जो किरचॉफ सेकंड लॉ है ये किसको ओबे करता है, ये ओबे करता है, इसका जो सेकंड नाम है वो क्या होता है, लॉ ऑफ वोल्टेज। किरचॉफ सेकंड लॉ को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ वोल्टेज, यानी इस लॉ में किसकी बात आती है, वोल्टेज की बात आती है। ठीक है, तो इस लॉ के हिसाब से क्या होता है, इस लॉ के हिसाब से होता है कि जब कोई क्लोज पाथ हो, कैसा सर्किट हो, क्लोज, जब सर्किट क्लोज हो, क्लोज का मतलब उसमें करंट कंटिन्यू फ्लो करता हो, तो जब क्लोज सर्किट है, क्लोज लूप है, तो उसमें जो टोटल ईएमएफ होती है, जो टोटल ईएमएफ होती है वो हमेशा इक्वल होती है किसके, समेशन के, एक सम के, किसका सम, प्रोडक्ट का, किसकी प्रोडक्ट का, करंट एंड रेजिस्टेंस की प्रोडक्ट का। तो इस लॉ के हिसाब से क्या होता है, समेशन ऑफ ईएमएफ, यानी जो टोटल ईएमएफ होती है वो हमेशा इक्वल होती है किसके, एक समेशन के, यानी एक टोटल के, किसका, टोटल प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है और फॉर्मूला है। अब ये लॉ किसको ओबे करता है, ये लॉ ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, यानी इस लॉ के हिसाब से क्या होता है, जो एनर्जी वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। फर्स्ट लॉ के हिसाब से चार्ज कांस्टेंट होता है, सेकंड लॉ के हिसाब से एनर्जी कांस्टेंट होती है। और जो अपना फर्स्ट लॉ था ना वो एसी और डीसी, चाहे वो अल्टरनेटिंग करंट हो चाहे वो डायरेक्ट करंट हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, दोनों जगह अप्लाई होता है फर्स्ट लॉ। अब जो सेकंड लॉ है इसमें हम प्रूफ करेंगे, आगे पढ़ते हैं प्रूफ। तो ये हमने क्या पढ़ा यहाँ तक,
सेकंड लॉ की डेफिनेशन पढ़ी है, फिर हमने पढ़ा कि किसको वे करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। अब इसको प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए हम 2 सेल मान के चलेंगे। ये अपना फर्स्ट सेल है, ठीक है, और इसके बाद ये अपना सेकंड सेल है। फर्स्ट सेल की ईएमएफ हमने मान ली E1, सेकंड सेल की ईएमएफ हमने मान ली E2। अब फर्स्ट सेल के हिसाब से जो रेजिस्टेंस है वो हमने नाम रख दिया R1, और सेकंड सेल के हिसाब से जो रेजिस्टेंस है उसका नाम हमने रख दिया R2, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक वायर होगी, तो जो बीच में वायर होगी उसकी जो रेजिस्टेंस है उसका नाम हमने रख दिया R3। तो पहले सेल से जो करंट आएगा वो क्या होगा, I1, दूसरे सेल से जो करंट आएगा वो क्या होगा, I2, और यहाँ पे जो तीसरी जो वायर है इसमें जो करंट जाएगा वो क्या होगा, I1 प्लस I2। I1 यहाँ से आएगा, I2 यहाँ से आएगा। तो ये इसमें डायग्राम बनता है। अब इसको सेकंड लॉ को प्रूव करने के लिए आपको कुछ रूल है वो याद करने हैं। उनको बोला जाता है साइन कन्वेंशन, यानी हमें प्लस लेना है या फिर माइनस लेना है, उसको साइन कन्वेंशन बोलेंगे। तो अगर हम बैटरी के पॉजिटिव से जाते हैं किसकी तरफ, बैटरी के नेगेटिव की तरफ, तो ईएमएफ हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। जिसकी तरफ जाएंगे ईएमएफ वही होती है। अगर हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो ईएमएफ को क्या लेना, आपको नेगेटिव, ठीक है, ये रूल है। अगर हम नेगेटिव से किसकी तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो ईएमएफ आप क्या लोगे, पॉजिटिव। इनका आगे यूज होगा तब अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ऐसे ही फिर जो करंट है, अगर जो करंट है वो डायरेक्शन में हो, ठीक है, अगर जो करंट है वो डायरेक्शन में हो, किसकी डायरेक्शन में, लूप की डायरेक्शन में, तो करंट डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज ऑफ लूप, ठीक है ना, इनको लूप बोला जाता है। ये जो है ना यहाँ पे ये पूरा क्या है, एक लूप है। तो करंट डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज ऑफ लूप, देन करंट इज पॉजिटिव। तो करंट क्या लेना हमें, पॉजिटिव। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो, सेम की जगह अपोजिट हो, अपोजिट टू लूप, तब जो करंट है वो आप क्या लोगे, नेगेटिव, ठीक है। इनका आगे यूज होगा तब अच्छी तरह समझ आ जाएगा आपको। अब जैसे हमने पॉइंट ले लिए, जो हमने डायग्राम बना दिया, जो सर्किट बना दिया, उसमें पॉइंटों के नाम लिख देते हैं, जैसे A, B, C, D, E और F, ये हमने पॉइंटों के नाम लिख दिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 लूप लेके चलेंगे। फर्स्ट लूप होगा अपना A, B, E, F, ये वाला। सेकंड होगा B, C, D, F, B, C, D, E, ये वाला। और थर्ड लूप होगा अपना पूरा A, B, C, D, E, F वाला। तो इसको प्रूव करने के लिए 3 लूप लेके चलेंगे हम। तो पहला हम लूप जो लेके चल रहे हैं वो अपना कौन सा है, वो है अपना ABEF, फर्स्ट लूप ABEF है। तो इस लूप में आपकी मर्जी है, जो लूप है उसकी जो डायरेक्शन है वो बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव भी मान सकते हो या पॉजिटिव से नेगेटिव भी मान सकते हो, लेकिन जो आपने फर्स्ट लूप में डायरेक्शन माननी है वही आपको सेकंड में माननी होती है, सेम बिल्कुल। तो हम जैसे मान के चल रहे हैं लूप की डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ऐसा हमने मान लिया। तो सेकंड में भी आप क्या लोगे, सेकंड में भी जो डायरेक्शन है वो ऐसे ही लोगे, बिल्कुल क्लॉकवाइज। तो अगर हमने फर्स्ट लूप में डायरेक्शन क्लॉकवाइज माननी है तो सेकंड में भी आपको क्या लेनी है, क्लॉकवाइज लेनी है। अगर हम फर्स्ट में डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज मानते लूप की, तो सेकंड में भी क्या लेते हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज लेते। तो यहाँ पे हमने क्लॉकवाइज माननी है तो सेकंड में भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, लूप की क्लॉकवाइज हो जाएगी। अब यहाँ पे जो अपना फर्स्ट लूप है इसमें हम कैसे जा रहे हैं, बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो ईएमएफ आपको क्या लेनी है, पॉजिटिव। यहाँ पे E1 किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का, ठीक है। अब ये जो टोटल वोल्टेज है ये डिवाइड हो रही है किसमें, 2 वोल्टेज में, एक तो I1 R1 में और दूसरा I1 प्लस I2 इंटू R3 में। ओम्स लॉ के हिसाब से I और R की मल्टीप्लाई एक वोल्टेज होती है। तो ये जो E1 है ये डिवाइड हो रहा है I1 R1 में और I1 प्लस I2 इंटू R3 में। तो यहाँ पे जो करंट है देखिए I1 वो कैसे जा रहा है, वो जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन लूप अपना क्लॉकवाइज है इसलिए करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। यहाँ पे I1 किसका आएगा, माइनस का, हमने पढ़ा था अपोजिट डायरेक्शन है तो I नेगेटिव लेंगे। तो करंट की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, रेजिस्टेंस से, तो ये एक वोल्टेज बनेगी, EMF बनेगी। तो टोटल वोल्टेज में से कुछ वोल्टेज ये बननी और कुछ क्या बनेगी,
I1 प्लस I2 इंटू R3 वाली। अब जो डायरेक्शन I1 की है ना वही डायरेक्शन आपको यहाँ पे I1 प्लस I2 की लेनी है फर्स्ट लूप के अंदर। तो ये भी अपना क्या होगा, नेगेटिव का। तो I1 प्लस I2 भी क्या लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि I1 नेगेटिव है इसलिए। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, R3 से, इक्वल 0। यानी जो टोटल वोल्टेज है अपनी, टोटल EMF है, वो इन दो EMF में डिवाइड हो जाएगी। जैसे अगर ये EMF 10 है तो 10 में से अगर ये 7 है तो ये कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, तो नेट रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब लेके चलेंगे जो अपना लूप है, कौन सा, BCDE। तो इसमें देख रहे हैं हम जा रहे हैं बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव, तो EMF क्या लेनी है आपको, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो I2 आ रहा है वो कैसे आ रहा है, क्लॉक वाइज, इसलिए I2 क्या लेंगे, प्लस का, और इसके साथ रेजिस्टेंस क्या लोगे आप, R2। ठीक है, अब जो डायरेक्शन I2 की है, अब इस लूप के हिसाब से I1 प्लस I2 की वही डायरेक्शन होगी, क्योंकि अब इसको काउंट कर रहे हैं हम, तो ये भी प्लस का होगा। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, R3 से, नेट रिजल्ट क्या होगा, 0। अब देखेंगे कंप्लीट लूप के लिए, तो वो क्या अपना ABCDEF इस लूप के लिए। तो इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को आप ऐड कर दोगे, ऐड करोगे तो देखते हो कि ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ये बचेगा E1 माइनस E2 माइनस I1 R1 प्लस I2 R2, नेट रिजल्ट क्या होगा, 0। तो आपको ये इसमें इक्वेशन दिखानी होती है किरचॉफ जो सेकंड लॉ है, जो वोल्टेज लॉ है। तो इस तरह से आपको 3 लूप के हिसाब से इसमें ये इक्वेशन दिखानी होती है, जो टोटल सर्किट के लिए हो जाएगी। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ।